प्यारे छात्रों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में हम पिछले कई दिनों से आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कथा संचयन, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हमारी चर्चा का विषय है लेखक एवं रचना परिचय, यानी जिन कहानीकारों की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उन कहानीकारों के बारे में, और उनकी जो कहानियां हैं जिनको आप इस वर्ष पढ़ेंगे उनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आज से पूर्व हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक और मन्नू भंडारी के बारे में तथा क्रमशः इनकी जो कहानियां हैं, उसने कहा था, पुरस्कार, पूस की रात, ताई, नशा, इन पर बातचीत कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत मनोवैज्ञानिक कहानी एक गो, इसके बारे में। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में और उनका निधन 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद जी के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर, मानव मनोविज्ञान की ओर मोड़ने का जो श्रेय है वो जैनेन्द्र कुमार जी को है। इनका जन्म अलीगढ़ के कोडियागंज में हुआ था और इनकी शिक्षा गुरुकुल तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई, जिसको आप बीएचयू के नाम से सभी जानते हैं। किंतु गांधी जी का देशव्यापी आंदोलन उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने लगा और अंततः वे गांधीवादी दर्शन के रंग में रंग गए तथा सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गए। जैनेन्द्र की कहानियों की पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ इसी दर्शन द्वारा निर्मित हुई है, यानी इनकी जो कहानियां हैं वो सत्य और अहिंसा के दर्शन को लेकर चलती है। जैनेन्द्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। प्रेमचंद जी ने कहानियों को जहां सामाजिक समस्याओं से जोड़ा, तो जैनेन्द्र जी ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। यानी जहां प्रेमचंद जी सामाजिक समस्याओं को अपनी कहानियों में उठाते हैं, तो जैनेन्द्र जी अपनी कहानियों में मानव के मन में जो कुछ है, यानी मनुष्य की जो भावनाएं हैं, उनको अभिव्यक्त करते हैं अपनी कहानियों के माध्यम से। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है। जैनेन्द्र अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण सी लगे, पर जैनेन्द्र उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेन्द्र ने शिल्प और शैली के अनेक प्रयोग किए हैं। शिल्प के विविध रूप जैनेन्द्र की कहानियों में देखे जा सकते हैं, जैसे पत्रों के माध्यम से कहानी लिखना, आत्मकथा के रूप में कहानी लिखना, संवाद यानी कथोपकथन के रूप में कहानी लिखना, स्वगत कथन यानी जब पात्र स्वयं अपने आप से बात करता है उसके रूप में कहानी लिखना, वार्ता, दृष्टांत,
प्रतीक, कथा जैसे पुराने रूपों का जैनेन्द्र ने नए ढंग से प्रयोग किया है। जैनेन्द्र के नए नए प्रयोगों के कारण कहानी विधा की शिल्पगत संभावनाओं का परिचय मिला। हिंदी कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व जैनेन्द्र का इस बात में है कि उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी। अपने पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी घरेलू बोलचाल, उनकी दैनिक जीवन की समस्याएं, उनके सुख दुख को वे ऐसे आयासहीन यानी बिना किसी प्रयत्न के सहज रूप से आत्मीय ढंग से छोटे छोटे वाक्यों में गूंथ कर अपनी कहानी में रख देते हैं, जिससे कि पाठक कहानी का पाठक न रह करके स्वयं उसका भोक्ता बन जाता है। यानी जैनेन्द्र की कहानियों को पढ़ते समय पाठक को ऐसा लगता है जैसे ये स्वयं मेरी अपनी कहानी है, मैं खुद स्वयं इस घटनाक्रम का भोक्ता हूँ। उनकी संपूर्ण कहानियाँ जैनेन्द्र की कहानियाँ नामक संग्रह में संकलित है, जिसके 10 भाग हैं। कभी मौका मिले, आपकी इच्छा हो तो आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं इनकी। आइए अब हम आगे बात करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जैनेन्द्र जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, एक गो यानी गाय। इस कहानी की चर्चा करते हैं। अपने समय के अग्रणी कथाकार जैनेन्द्र अपनी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं का बड़ी सूक्ष्मता के साथ चित्रण करते हैं। वे कहानी में घटना से अधिक मनोभावों को व्यक्त करने पर अधिक बल देते हैं। उनकी ये कहानी, जिसका नाम एक गो है, इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, क्योंकि इस कहानी का प्रमुख पात्र कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि एक गाय है, जिसका चरित्र मानवीय संवेदनाओं से आपूरित है। यानी जैसा मनुष्य सोचता है, मनुष्य की जैसी भावनाएं होती है, जैसी संवेदनाएं होती है, वैसी संवेदनाएं, वैसी भावनाएं इस गाय की भी है। इसका बड़ी खूबसूरती से अंकन जैनेन्द्र जी ने अपनी इस कहानी में किया है। जैनेन्द्र जी इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मानवीय भावनाओं का संसार बहुत बड़ा और व्यापक है, तथा उसकी परिधि में मनुष्य ही नहीं, पशु भी आ सकते हैं। कहानी में हरियाणा के एक किसान हैं हीरा सिंह, और उनकी एक गाय है, उसका नाम है सुंदरिया। तो हीरा सिंह और सुंदरिया के प्रेम की बहुत ही मार्मिक कहानी है, कथा है एक गो। किसी ज़माने में हीरा सिंह एक संपन्न किसान हुआ करता था, किंतु समय की फेर से वो गरीब हो जाता है और उसके लिए अपने परिवार को पालना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में वह अपनी गाय सुंदरिया को एक सेठ को बेच देता है और स्वयं इस परिस्थिति का सामना करने के लिए दिल्ली आ जाता है, और वहाँ उसी सेठ की कोठी में चौकीदार की नौकरी करने लगता है, जिस सेठ को हीरा सिंह ने अपनी गाय बेची थी। सेठ ने कहा था हीरा सिंह से कि भाई मुझे कोई एक अच्छी सी गाय ला के दो, तो हीरा सिंह स्वयं अपनी गाय सुंदरिया को सेठ के हाथ बेच देता है। वह अपनी गाय सेठ को बेच देता है, और सेठ का घोसी यानी गाय का की सेवा चाकरी करने वाला, सेठ का नौकर ग्वाला गाय की देखभाल करने लगता है। किंतु जो सुंदरिया है उसको ये अच्छा नहीं लगता कि ग्रामीण प्रवेश से हीरा सिंह से बिछुड़ करके सेठ की कोठी में आ जाना। परिणाम ये होता है कि सेठ के घर उसके थनों में दूध ही नहीं निकलता। जहाँ हीरा सिंह के यहाँ खूब दूध देती है गाय, वही गाय दिल्ली में सेठ के यहाँ बहुत कम दूध देना शुरू कर देती है,
सेठ को लगता है कि हीरा सिंह ने उसके साथ धोखा किया है और बिना दूध वाली गाय मुझे बेच दी है। हीरा सिंह को इससे बड़ी पीड़ा होती है और वह अपनी इस पीड़ा को अपनी गाय सुंदरिया से कहता है। यहाँ जैनेंद्र ने फंतासी यानी फैंटेसी का सहारा लेकर गाय और हीरा सिंह के बीच बहुत ही मार्मिक संवादों की संयोजना की है। बहुत मार्मिक संवाद लिखे हैं इस अवसर पर कहानी में। यहाँ गाय अपनी वेदना को व्यक्त करती है कि वह तो संवेदना के स्तर पर केवल हीरा सिंह की है तथा किसी अन्य का स्वामित्व उसे स्वीकार ही नहीं है। यानी हीरा सिंह जब सुंदरिया से कहता है कि तुम मेरी यहाँ हेठी करवाएगी, मेरी बेइज्जती होगी, यहाँ तो क्यों नहीं दूध देती है, तब गाय कहती है कि मैं तो केवल तुमसे जुड़ी हूँ, मेरे स्वामी तो केवल तुम हो। सच तो यह है कि हीरा सिंह से बिछुड़कर उसके थनों का दूध ही गायब हो गया है और इस पर उसका खुद का जोर नहीं है। इसी संवाद में सुंदरिया हीरा सिंह से स्पष्ट कह देती है कि उसे तो हीरा सिंह का ही मालिकाना हक चाहिए। गाय की इस आत्मीयता से हीरा सिंह गदगद हो जाता है और वह सेठ से अपनी गाय का दंड भरकर भी वापस लेने का निर्णय लेता है। यह कहानी मानवीय भावनात्मक रिश्तों का गहराई से अंकन करती है। कहानी का कथाक्रम बहुत ही रोचक ढंग से विकसित हुआ है। घटनाक्रम के प्रस्तुतिकरण में कहानीकार का रचना कौशल स्पष्ट दिखाई देता है। कहानीकार ने हीरा सिंह और उसकी गाय के चरित्र को पूरी संवेदना के साथ तथा पूरी सहानुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। सेठ जी पूंजीपति वर्ग चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वे पैसे से भावनाओं को खरीदना चाहते हैं। हीरा सिंह का पुत्र जवाहर सिंह एक हष्टपुष्ट नवयुवक है। वह सुंदरिया को अपनी मां की तरह मानता है। लेखक ने मनोयोग पूर्वक सुंदरिया गाय और हीरा सिंह के भावनात्मक संबंधों को उजागर किया है। इस कहानी की संवाद योजना में हीरा सिंह और गो के परिसंवाद नाटकीय प्रभाव से पूर्ण है। कहानी के प्रारंभ और मध्य में ग्रामीण और महानगरीय जीवन को वातावरण के माध्यम से सजीव रूप से अंकित किया गया है। भाषा शैली की दृष्टि से ये कहानी काफ़ी सफल है। भाषात्मक संरचना में स्वाभाविकता और रचना शैली की अभिव्यंजकता इस कहानी के दो उल्लेखनीय गुण हैं। इस कहानी की रचनात्मक सार्थकता मानव और पशु के मूक संबंधों को व्याख्यायित करने में है। मनोभावों की दृष्टि से पशु भी उतने ही समझदार, उतने ही भावुक और उतने सहनशील होते हैं या हो सकते हैं जितना कि मनुष्य। हाँ, ये बात अलग है कि पशु अपनी भावनाओं को मनुष्य की तरह वाणी नहीं दे सकते, यानी वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनमें भी वो सारी संवेदनाएं होती है जो एक मनुष्य में होते हैं। जैनेंद्र जी ने इस कहानी के माध्यम से ये बात हमारे सामने रखी है और बड़े कौशल से इस कहानी में इस तथ्य को दर्शाया है। संक्षेप में, एक गो जैनेंद्र जी की कहानी कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, पूरी कहानी को, तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बनाकर आपके ग्रुप में डालता हूँ, आप लोग ज़रूर इनको देखते होंगे, सुनते होंगे और अवश्य इससे लाभ प्राप्त होता होगा। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कोरोना महामारी के इस समय को बड़ी साहस के साथ हम लोग बिताएं और जब सामान्य स्थितियां हो जाएगी देश और पूरे विश्व की, तब पुनः हम लोग आमने सामने बैठ कर के अध्यापन करेंगे। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खरीद लीजिए, जितना जल्दी हो सके ले ली होगी, काफ़ी दिन हो गए हैं। मैंने प्रथम वीडियो में आपसे निवेदन किया था। तो बस आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।